गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और स्टेट पीसीएस या कोई अन्य एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं इसकी ब्रीफिंग कर रहा हूं। और इस तरह से ब्रीफिंग कर रहा हूं कि कोई क्वेश्चन जो अगर यूपीएससी में भी आ रहा है तो आप उसको भी कर लें, या किसी स्टेट पीसीएस या कोई वनडे एग्ज़ाम में भी अगर कोई आपको क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ यहाँ से पूछा जा सकता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ यहाँ चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास या चौथी क्लास है मुझे लग रहा है। तो शुरू करने से पहले एक बार सब लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। AMR मेरा कोड है, इसको सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे। और इस कोड को मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी पे, कोई कोर्स सब्सक्राइब करना है, लेना है, तो ये कोड जो है वो आपको बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, और आपको 10% की छूट जो है वो आपकी फ़ी में दिला सकता है। ठीक है, 10% की छूट। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हो गया है कि सब्सक्राइब क्या करना है, और अनअकैडमी पे कौन से नए प्रोग्राम भी हाल फिलहाल में कल परसों में जोड़े गए हैं, तो उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इससे आपको आसानी हो और सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ़ायदे क्या क्या हैं हमने कई बार बताए हैं, फिर से एक बार सुनेंगे। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। इसका मतलब यही है कि जिस तरह से आप देखेंगे सिलेबस डिफाइन किया गया है यूपीएससी द्वारा, या कोई अगर दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं, तो वैसा ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, शेड्यूल भी आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज रहेंगे, जो कि हम लगातार स्पेशल क्लासेस में करा रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, अमित कपूर, आप मेरा नाम सर्च करेंगे और मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा आपको। जैसे फॉलो करेंगे, मेरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आप पुराने और नए वीडियो दोनों का भी एक्सेस कर सकते हैं, भले ही आपने नए वीडियोस के लिए पैसे पे किए हों। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं स्पेशल या प्लस कोर्स के लिए, तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे, यूपीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे, और गोल सेलेक्ट करने के बाद मेरा नाम सर्च करेंगे। अमित कपूर मेरा नाम है। ओके, मैंने बीटेक किया है, कुछ अपने बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी में मैं अपीयर हुआ हूँ। पब्लिक एडमिन ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, लगभग 60% से पोर्शन जो है वो पीएससी जीएस का मैं कवर करूंगा। और 2 साल का जो है मुझे वो टीचिंग एक्सपीरियंस है, और लगभग 7-8 महीने से मैं यूपीएससी के लिए अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा, आप रूबरू होने के लिए आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। कैसे? अमित ऑन अनअकैडमी पे, इससे आप जो है वो रूबरू हो सकते हैं। ओके, चलो, ये टेलीग्राम लिंक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप मोस्ट फैकल्टीज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, AMR10, आप लोग सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें इसको। और ये सारे जो है आपको यहाँ पे ये टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी, जिनके आपको जो कोर्स है, वो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये टॉप मोस्ट फैकल्टी, साथ में मेरा भी क्लासेस रहेंगी। 15,000 से अधिक यहाँ पे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोई चीज़ मेरी छूट रही है। आंसर प्रैक्टिस के लिए भी आप जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी समरी में स्पेशल क्लासेस में कराने जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा। एनसीईआरटी जितनी भी एनसीईआरटी सबका समरी करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना इसमें भी। प्लस कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो आप देखें यहाँ पे, आफ्टर मेरा कोड अगर यूज करेंगे, अगर मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, बहुत इजी है, AMR10 बहुत इजी कोड है, तो आपको 49,500 से कम फी में आप देखेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 44,550। ठीक है, प्लस के लिए क्या यहाँ पे बेनिफिट है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का मैंने मतलब बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू जो है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी या किसी अदर एग्जाम के जो सिलेबस उसमें डिफाइन किया, उसी अनुसार जो यहाँ पे आपको शेड्यूल मिलेंगे। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वो क्या है, वो आइकॉनिक है,
जो लोग नहीं जान रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 10% की अगर छूट लेना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे कि 1 साल की जो फ़ी है वो 69,500 है। अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे 10% आप जैसे ही सॉरी जैसे मेरा कोड यूज़ करेंगे तो 10% क्या है आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। तो ये 62,550 ये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें कोई पर्सनल कोच नहीं मिलता था जब मैं कोचिंग कर रहा था। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड कराया जा रहा है। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको हो रही है। ये हमारे यहाँ पे होता नहीं था जब हम पढ़ते थे। हाँ, कोई भी क्वेश्चन ये टीचर नहीं बोलता था, बहुत कम ऐसा रेयर केस में होता था कि अपने तरफ से लिख के ले आओ तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर जो है वो करा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पर्सनलाइज फीडबैक आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, ऑप्शनल में करा रहा हूँ, पब्लिक एड, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसकी फ़ी भी बहुत कम है, 27,500 फ़ी। अगर मेरा कोड यूज करेंगे AMR10 तो आपको 10% का छूट मिलेगा। 24,750 में आपको ये सारा जो है 1 साल का कोर्स कोई भी अगर ऑप्शनल लेना चाहें तो, या आप एसएससी के पर आप अगर एसएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तब भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का या स्टेट पीसीएस के लिए भी कोई अगर परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना, तो मेरा कोड यूज करेंगे। ओके, चलो। और जो लोग यूज करें उनके लिए पहले से मैं एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया चीज आई है जो मैं बता रहा था। 20 दिसंबर से यहाँ पे एक कॉम्बैट जो है एक प्रतियोगिता टाइप की है, जिसमें आप लोग रजिस्टर करेंगे। और जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक कॉन्टेस्ट किया जाएगा। कॉन्टेस्ट देख लो किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। आप 45 मिनट, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट, 6 सेक्शन और रिलेटिव स्कोरिंग। जो लोग जीतेंगे उनके देखिए फर्स्ट प्राइज में एप्पल का जो है वो आपको लैपटॉप मिलेगा। सेकंड नंबर वाले को एक एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या है, एक एप्पल एयरपोर्ट्स है, ये आपको मिलेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर को। और तो टॉप 100 रैंकर्स सबको जो है 1,000 रुपए का जो है 1,000 रुपए का यहाँ पे अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे, तो आप उसका खरीदारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नए कोर्स आया हुआ है, 6 महीने हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं 2021 के पीटी के लिए। तो यहाँ पे एक नया बैच आया हुआ है चैंपियंस, आप इसको भी सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो भी आप मेरा कोड जो है वो AMR10 यूज कर सकते हैं। 500 घंटे आपको दिए जा रहे हैं और मेरी भी क्लासेस सारी आपको मिलती रहेंगी और बाइलिंगुअल ये रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नए जोड़े गए हैं, अभी कल परसों ही ये सारी चीज़ें आई हुई है। 15 दिसंबर से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये कल से स्टार्ट हो गया है। बाइलिंगुअल बैच एक चल रहा है, एक लक्ष्य चल रहा है इसमें। हाँ, इस बैचेस के अलावा मैं भी आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं स्पेशल क्लासेस में तो ये मेरी स्पेशल क्लासेस हैं। कोड याद रखेंगे AMR10। जब भी आपको लगे कि ऐसा है कुछ तो आप इसको क्या करेंगे, ओके, आप इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ओके, यूज कर लेंगे। चलो, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हुई है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई है, आप ध्यान रखेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कई सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई है, कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो आप लोग एक चीज़ और थोड़ा सा सुन लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लोक प्रशासन में कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स, ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। चलो, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हुई है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। तो बहुत परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो विद्रोह हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछता है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग कहाँ चलेंगे, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि जो संथाल विद्रोह हुआ है उसकी क्या पृष्ठभूमि हुई थी, संथाल विद्रोह की क्या पृष्ठभूमि थी, इस पे हमने चर्चा की हुई है, तो कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, अब बात करते हैं बहावी आंदोलन की। तो बहावी आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से
सशस्त्र आंदोलन था। शुरुआत एक तरह से आप देखेंगे इस्लामी पुनरुत्थान के रूप में होती है। अगर कभी आपसे पूछे कि वहाबी आंदोलन किस तरह का आंदोलन था, तो ये एक तरह से क्या है, एक देश विरोधी और एक सशस्त्र आंदोलन था। ओके, तो आप ऐसा बोलेंगे। अ, शुरुआत एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में होती है। इसकी क्या है, इस्लाम में सुधार के लिए, इस्लाम में सुधार के लिए तरीका ए मोहम्मदी एवं बलीउल्लाही आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमने पहले ही बता दिया आपको कैसा ये। फटाफट इसको करेंगे क्योंकि ये समरी है, तो इसको समरी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा कि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन लिखा जा सकता है। ठीक है, यह एक देश विरोधी एवं सशस्त्र आंदोलन था। आंदोलन को बिहार, बंगाल के किसान वर्ग, कारीगर एवं दुकानदारों का इसमें समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो आप कई जगह देखेंगे कि इसका जो है यहाँ पे समर्थन मिल रहा है भारत के कई हिस्से में। तो यहाँ पे बंगाल और बिहार जो है वो क्या है, ये प्रमुख रहेंगे। बंगाल और बिहार ये प्रमुख रहेंगे। और बंगाल बिहार के क्या, किसान वर्ग, कारीगर और दुकानदारों का इसको समर्थन प्राप्त था। और एक धार्मिक आंदोलन था। ध्यान देंगे आप लोग, धार्मिक आंदोलन। पहले हमने लाइन में लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ये इस्लामी पुनरुत्थान, मतलब इस्लाम का पुनरुत्थान करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए कह सकते हैं हम। इसका जो है ये वहाबी आंदोलन ये चलाया गया हुआ था। ठीक है, हम इसकी पहले रूपरेखा समझ रहे हैं। ठीक है, कालांतर में इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई और ब्रिटिश शासन की समाप्ति तो इस आंदोलन का उद्देश्य। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो उठा, ये आंदोलन हुआ क्यों था। पहले तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा आप विरोधाभास दिख रहा है। विरोधाभास क्या है कि ये इस्लामी पुनरुत्थान हुआ, लेकिन बाद में आप देखेंगे, बाद में आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाता है। और ये कहने लगता है कि हम ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे, अपना उद्देश्य ही ये बना लेता है। तो कभी ऐसा आए दिमाग में, अगर यूपीएससी अगर पूछेगा तो आपसे यही से 2-3 लाइन से ही पूछ देगा क्वेश्चन कि शुरुआत इसके एक इस्लामी पुनरुत्थान के आंदोलन के रूप में हुई थी और इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करे, लेकिन इसने अपना उद्देश्य बनाया होता। तो अगर ऐसा लिखे कि नहीं, इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने उद्देश्य बाद में अपना बना लिया हुआ था कि ब्रिटिश शासन को भी समाप्त करना है। साथ साथ सामाजिक पुनर्गठन और सामाजिक न्याय की मांग भी वहाबी आंदोलन की मुख्य मांगे थी। तो ये देखो, ये सामाजिकता को भी बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक पुनर्गठन की भी बात कर रहा है। और इस्लामी थोड़ा सा अटपटा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ इसको अलग से, इस वजह से मैंने इसको आपके सामने में ब्रीफिंग कर रहा हूँ। ये वैसे स्पेक्ट्रम में नहीं दिया, इस तरह का ब्रीफिंग करके नहीं दिया हुआ इस तरह। तो हमने इसको अलग से, मुझे लगा कि इसको चीज़ें बतानी चाहिए, तो आपके सामने है सारी चीज़ें। ओके, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके लिखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि आप देखो भाई, मैं साफ कह देता हूँ आप लोगों को कि जितना इसको लाइक और शेयर करेंगे, हाँ, और उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा और उतना ही मुझे जो है काम करने का भी उत्साह होगा। आप लोगों को जो सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, हाँ, जैसे कि स्पेक्ट्रम करवाऊँगा, इसके बाद बिपिन चंद्रा भी करवाऊँगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है बीएल ग्रोवर भी आपको करवाऊँगा। तो इसको जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, बोलो कि ये जो है क्लास देखें लोग, जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना क्या है, पढ़ाने में मेरे निखार आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करूँगा और ज़्यादा एफर्ट करूँगा कि सब कुछ जो है, जितना भी हमारे पास में अभी देखो, मैं समराइज़ करवा रहा हूँ जितनी भी हमारी एनसीईआरटीज़ हैं, सबको मैं टाइप करवा रहा हूँ, उसको समराइज़ करवा रहा हूँ, लिखता हूँ, हाँ, चीज़ें लिखता हूँ, फिर मैं टाइप करवाता हूँ। तो वो सारी समरी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, चाहे वो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो क्लास 6 से 12 तक, व ज्योग्राफी की हो, या आप कह सकते हैं इकोनॉमी की हो, चाहे साइंस की हो, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की हो, सब मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना आप लोग। और लेकिन इसको आप लोग लाइक करेंगे और शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें बेहतर भी होती हैं। थोड़ा सा ना होता कि मैं भी मोटिवेट होता हूँ, तो वो मोटिवेशन मुझे आप लोगों से ही मिलेगा। वहाबी आंदोलन के यहाँ पे हम लोग देखेंगे संस्थापक कौन है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक हम लोग देखेंगे, और इसके बाद में उनके कार्य क्या हैं, किस तरह से वो कार्य करते थे, थोड़ा थोड़ा हम लोग फटाफट देख लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, ये दिख रहा है।
कुछ और भी एक पेन देखता हूँ अच्छा सा। हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। ओके। हाँ, संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। हमने इससे पहले भी देखा हुआ है कि जो संस्थापक हैं इनके, वो कौन है? सैयद अहमद बरेलवी हैं। होता क्या है कि ये मदीना या मक्का जाते हैं, और वहाँ पे एक अब्दुल वहाब नामक जो है एक उनको एक उनके कोई मित्र या आप कह सकते हैं कोई एक इंसान वो मिलता है वहाँ पे। तो उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। वो इनको जो है बताते हैं कि अपने धर्म में किस तरह के परिवर्तन करने चाहिए। किस तरह से उसको आगे लाना चाहिए। समाज जो है, जो मुस्लिम समाज, उसको जो है किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो अब्दुल वहाब जो है वो यहाँ पे ये मिलते हैं उनसे, और अब्दुल वहाब के ही विचारों से अहमद बरेलवी अत्यंत प्रभावित होते हैं, और उन्हीं के नाम पे ये क्या है, वहाबी आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे वहाबी आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा भी है कि अब्दुल वहाब के, कई लोगों को नहीं पता होगी कि भाई वहाब आंदोलन किस तरह से चलाया गया, क्यों चलाया गया था। ठीक है, और किसके नाम से, कहाँ से ये उपज इसकी कहाँ से हुई, तो यहाँ पे आज देख लो भाई। अब्दुल वहाब ने इस नाम से इस आंदोलन का जो है वो वहाबी आंदोलन नाम पड़ा हुआ था। भारत को दारुल हर्ष मतलब दुश्मनों का देश नहीं, बल्कि भारत को दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश बनाना इनका उद्देश्य था। कि भारत को दुश्मनों को देश से अ, दुश्मनों का देश नहीं, बल्कि उसे इस्लाम का देश होना चाहिए। ये इनकी क्या है, मंशा थी ऐसी। क्या मंशा था? कि भारत को दारुल हर्ष नहीं, बल्कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना, तो इनका उद्देश्य है, इनकी मंशा है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। कुछ कुछ मैं बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप क्या करेंगे, बी एम आई। हाँ, बी एम आई मतलब भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, बी एम आई इसको लिखेंगे। और कुछ चीज़ें मैं एम आई लिखूंगा, इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ मैं आई लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, तो बी एम आई मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजों ने अंग्रेजों से धर्म युद्ध करना अनिवार्य है, और अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम विरोधी कार्य है। तो ये भी ठीक है, आप लिख सकते हो इसको एम आई में लिख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि हाँ हो सकता है कभी पूछे इस तरह का कोई सेंटेंस। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था कि भाई हमें इस्लाम अपना जीवित रह सकता है, हमें अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम विरोधी जो है वो कार्य है, तो हमें क्या है, उनको सहयोग नहीं देना चाहिए। दूसरा है, सिराज ए मुस्तकिम नामक एक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों को संकलित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसको कहाँ पे नामक कोई फारसी ग्रंथ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या नाम है, सिरात ए मुस्तकिन। सिरात ए मुस्तकिन। आ यहाँ पे मैं एक बार लिख के बताता हूँ जिससे आपको याद रहे। सिरात ए मुस्तकिन। ठीक है, सिरात ए मुस्तकिन नामक एक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों को यहाँ पे संकलित किया गया। संस्थापक थे वहाबी आंदोलन के, और योजना के अंतर्गत तीन बातों पर गौर फरमाया। सबसे पहला था, यहाँ से आपको बीएमआई लिखना है, यहाँ पे भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे तौर पे, कि पहला क्या था, हमारी सेना सशस्त्र हो, और भारत के हर कोने में उचित नेता को चुनना, जिहाद के लिए भारत में एक ऐसी जगह चुनना जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हो, ताकि वहाबी आंदोलन जोर शोर से पूरे देश में फैल सके। तो ये तीन आप इनके जो है योजनाएं थी, उनको ध्यान में रखेंगे। उनका मानना था कि उस टाइम हमें कैसी एक सशस्त्र सेना का यहाँ पे होना बहुत अनिवार्य है, और भारत के हर कोने में एक क्या है, एक उचित नेता का होना यहाँ पे अनिवार्य है। ओके, अनिवार्य है। और जिहाद के लिए भारत में एक ऐसी जगह चुनना जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हो, जिससे क्या वहाबी आंदोलन आगे बढ़ाया जा सके, और तीव्रता के साथ में। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, केंद्र कहाँ था इसका। इसका अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पे, तो जो केंद्र था, जो केंद्र है वो क्या है, थिथाना है। केंद्र कहाँ पे है, ये थिथाना है। दूसरा है कि भारत के सभी मुसलमान बहुल नगरों में स्थानीय कार्यालय खोले गए। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कलकत्ता को चुना गया था।
तो ये ध्यान रखना है, एक बार ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई भारत के सभी मुस्लिम बहुल नगरों में स्थानीय कार्यालय खोले गए। इसका कार्य क्या है, बीएमआई भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य क्या रहा है इसका, वो इसकी विशेषता के तौर पर हम लिखेंगे कि जितने भी मुस्लिम बाहुल नगर थे सब में क्या है, स्थानीय कार्यालय खोले गए थे। और बंगाल में कलकत्ता को चुना गया था। ठीक है, यहाँ पे 1800 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1800, 826 नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग। 1826 ईस्वी से यह आंदोलन सक्रिय हुआ और अपने 3000 समर्थकों के साथ वह पेशावर गया और वहां पर एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये सब पूछा जा सकता है कि एक उसने जो है पेशावर में, ऐसे पूछा जा सकता है, सीधे पूछा जाएगा भाई। और तो इसको ध्यान देना आप लोग कि पेशावर जाकर उन्होंने क्या है, एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। पेशावर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। यहाँ पे तो ये सही है, ये बीएमआई में रखेंगे, इसको बीएमआई में रखेंगे, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1826 में यह आंदोलन सक्रिय हुआ और अपने, ये वही लाइन है तो इसको काट दो। बाद में केंद्र को बदल कर क्या है, सिथाना पाकिस्तान में स्थापित इसको किया गया। बंगाल में बहावी आंदोलन का बहाव किसान वर्गों में जोर शोर से हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप देखेंगे आंदोलन का जो बहाव किसान वर्गों में जोर शोर से हो रहा था। बंगाल में बहावी आंदोलन के नेता, तो नाम नेता याद रखेंगे बस ये। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बहावी आंदोलन के नेता बंगाल में तीतू मीर थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बंगाल में कौन इसके नेता नेतृत्व कर रहे थे, तीतू मीर कर रहे थे। तो कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे जिसपे मैं बीएमआई लिख रहा हूँ, ये आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। हो सकता है स्टेट विशेष में पूछे या आपसे किसी वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो बहुत क्या है, आपको यहाँ पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीतू मीर यहाँ पे बंगाल में। जमींदार द्वारा कर बढ़ाने पर बहावी समर्थक क्या है, अधिकांशतः किसान वर्ग इसका विरोध करते थे। ठीक है, तो ये जमींदारों का भी विरोध कर रहे हैं और किसका विरोध कर रहे हैं, और ये अंग्रेजों का भी विरोध कर रहे हैं। तो ये भी आपसे कोटेशन पूछा जा सकता है कि दोनों के ही खिलाफ थे। अगला, ऐसा नहीं था कि अहमद की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन थम गया था। तो ये भी ध्यान रखना, कभी ऐसा पूछे आपसे कि सैयद अहमद की मृत्यु के साथ ही बहावी आंदोलन भी थम गया था या रुक गया था या खत्म हो गया, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कोटेशन आपका। क्या है, बिल्कुल ही सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा सोचा। नहीं, ये जीवित रहा, आंदोलन जीवित रहा और यह आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन को सैयद अहमद के बाद जिंदा रखने का श्रेय जो है वो विलायत अली और इनायत अली को जाता है। तो ये तो नाम नहीं पूछा जाएगा, अगर अब कभी पूछेगा तो आपसे स्टेट या फिर किसी वनडे एग्जाम में पूछेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मैं बोल रहा था कि ये अगर पूछे आपसे कि सैयद अहमद की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन क्या है, बहावी आंदोलन जो है वो खत्म हो गया था या बहावी आंदोलन जो है वो कैसा हो गया था, थम गया था, तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत हो जाएगा। थमा नहीं था, हमने देखा है विलायत अली और इनायत अली को जो है वो यहाँ पे ये इन्होंने इसका कार्यभार संभाला हुआ था। और फिर से नए केंद्र स्थापित किए गए थे, इस बार पटना को मुख्यालय बनाया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना, पहले कहाँ पे, सिथाना पेशावर में आप देखेंगे, बदल यहाँ पे सिथाना था और इसके बाद में ये पटना, ये कहाँ पे जाता है, पटना में यहाँ पे। ठीक है, तो ये पटना में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, वहाबी आंदोलन का प्रभाव और महत्व, क्या महत्व रहा था, तो इसको आप लोग कहाँ पे लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखेंगे कि इसका महत्व क्या था। फटाफट देख लो, कालांतर में एक किसान आंदोलन, मुख्यतः एक किसान आंदोलन बन गया। कालांतर में आंदोलन कैसा था, क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ध्यान देंगे आप लोग, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, एक ये आप लोग भी कमेंट करके बोलेंगे, जब भी बोलूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों को कमेंट करना है। ओके, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ये इस्लाम में सुधार के लिए, इस्लाम में सुधार के लिए स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे बाद में आप देखेंगे क्या है, एक किसान आंदोलन बन गया। तो ये आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि शुरुआत में आंदोलन कैसा था, शुरुआत में ये इस्लाम में सुधार के लिए, उसका क्या है, पुनरुत्थान के लिए इसका आह्वान किया गया था, लेकिन बाद में ये किसान आंदोलन बन गया। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका कि हाँ ऐसा हुआ था। तो आपको इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए आपकी कि आप जो है शुरू से ही एनालिसिस करके पढ़ रहे हो और लास्ट तक ऐसा ही करें। जब ये किसान आंदोलन बना तो कई हिंदू भी इस आंदोलन से जुड़ गए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट में है, इंपॉर्टेंट में है आई। ठीक है,
इसको MI भी कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कर सकते हो। हाँ, यह सच है कि बहावियों ने किसान और निम्न वर्ग पर हो रहे अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध जो है आवाज उठाई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ ऐसा हुआ है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया हुआ। सरकार विरोधी अभियान चलाकर बहावियों ने 1857 के विद्रोह का के लिए एक वातावरण तैयार किया। तो आप ये यहाँ पे कोई हो सकता है आपसे मेंस में पूछे इस तरह का कि क्या ऐसा लगता है आपको कि 1826 में स्टार्ट हुआ शुरुआत हुई बहावी आंदोलन की, किस तरह से उन्हें 1857 में 1857 के लिए एक वातावरण जो है 1857 के विद्रोह के लिए एक वातावरण तैयार किया। तो आप ये कह सकते हैं कई सारे वातावरण तैयार किए उसने, किसान और निम्न वर्गों की सहायता की, जमींदारों के खिलाफ गए, तमाम सारे कार्य किए, किसानों की सहायता की, हिंदू वर्ग इससे जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, पूछेगा तो आपसे अगर 150 वर्ड में पूछेगा तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पाबना विद्रोह की, फटाफट देख लेंगे, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, फटाफट इसको देख लेंगे हम लोग। हाँ, पबना विद्रोह शुरुआत कब हुई? 1873 से स्टार्ट हुआ है और 1876 तक ये विद्रोह चलता रहा। इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, और ये जो है आपसे पीटी में भी पूछा जा सकता है। दोनों जगह संभावना प्रबल है, तो हम लोग देखेंगे। हाँ, इसका पबना विद्रोह हम लोग देखे रहे। बंगाल के पबना नामक जगह जगह से भी किसानों के ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध जो है वो क्या है विद्रोह किया। तो ये एक दौर है जब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे, देखो किसान आंदोलन चल रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी या उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा, ऐसा नहीं कि कोई विरोधाभास आपके दिमाग में पैदा कर देगा यूपीएससी। ऐसा नहीं कि उस आंदोलन से कोई क्वेश्चन पूछे जो चल रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ऐसा नहीं पूछते क्वेश्चन। लेकिन दिमाग में आ जाए तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री से। हिस्ट्री के जो किसान आंदोलन हुए, हिस्ट्री में जो आप दर्द हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बंगाल के पबना नामक जगह से भी किसानों ने जमींदार शोषणों के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह किया। पबना विद्रोह जितना अधिक जमींदारों के खिलाफ था, उतना जो है वो सूदखोरों और महाजनों के विरुद्ध नहीं था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी आपसे पूछे जितना जमींदारों के खिलाफ था, उतना ही सूदखोरों और महाजनों के विरुद्ध था, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे उतनी ज्यादा जो भयावह स्थिति है, जैसे कि हमने देखा हुआ था कि एक विद्रोह हुआ है जो जमींदारों के खिलाफ भी है, सूदखोरों और महाजनों के भी खिलाफ है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, संथाल विद्रोह जो हुआ 1855 में, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो जमींदार के खिलाफ भी था, और इसके बाद में आप देखेंगे कि वो सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ भी था। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। पाबना विद्रोह सिर्फ किसके, जमींदारों के खिलाफ है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। BMI भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको हम लोग रखेंगे। पाबना विद्रोह फटाफट देख लेंगे क्या इसकी विशेषताएं हैं, कि क्या जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है, यहाँ लिखते भी जाएंगे। ओके, जमींदारों का दबदबा पबना में बढ़ने लगा, जमींदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ाने लगे और अन्य तरीकों से भी जमींदारों द्वारा किसानों का प्रताड़ित किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, लगान, लगान की दर जो है वो क्या है, लगान की दर जो है वो क्या बढ़ी है। हाँ, लगान की दर बढ़ी। और दूसरा क्या है, 1873 में पबना के इस किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध क्या है, आवाज उठाई। तो ये शुरुआत कब हुई इसकी, 1873 में। किसके खिलाफ है ये, जमींदारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। ठीक है, इसलिए लगान बढ़ाई गई है। दूसरी यहाँ पे क्या है, ये 1873 में इसकी शुरुआत हो जाती है। देन हम लोग बात कर रहे हैं, किसानों की सभाएं आयोजित की गई थी। कुछ किसानों ने अपने परगनों को जमींदारी नियंत्रण से मुक्त घोषित कर दिया था और स्थानीय सरकार बनाने की चेष्टा की हुई थी। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या है, स्थानीय सरकार बनाने की चेष्टा, स्थानीय सरकार बनाने की चेष्टा भी की, बनाने की चेष्टा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लगान की दर बढ़ी, इस वजह से विद्रोह कब हुआ, 1873 में। किसके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था।
और यहाँ पे क्या है, स्थानीय सरकार भी बनाने की चेष्टा की थी। उन्होंने एक सेना भी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, क्या क्या ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं इतने में लिख दे रहा हूँ। उन्होंने क्या है, एक सेना भी बनाई, एक सेना भी बनाई, सेना थी उनके पास में। दूसरा, जमींदारों ने न्यायिक रूप से लड़ने के लिए धन चंदे के रूप में जमा किया, चंदा भी इकट्ठा किया। ठीक है, क्या है यहाँ पे, चंदा भी इकट्ठा किया हुआ। देन अब किसानों से लगान देना कुछ समय के लिए बंद कर, किसान में क्या है, लगान देना कुछ समय के लिए बंद किया, तो कोई यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं, हटाओ इसको। यह कानून धीरे धीरे सुदूर क्षेत्रों में भी चला गया, जैसे कि ढाका है, मेमन सिंह है, त्रिपुरा, राजशाही, फरीदपुर और राजशाही जैसे यहाँ तक ये फैलने लगा। तो ये जगह है यहाँ पे, ठीक है, मेमन सिंह यहाँ पे ढाका में, त्रिपुरा, राजशाही यहाँ पे, फरीदपुर, राजशाही, और ये यहाँ पर फैलने लगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखो। ओके, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, ये यहाँ पे राजशाही है, और ये फरीदपुर, ये राजशाही यहाँ तक है। तो कई जगह पे ये फैला हुआ है, कई जगह पे ये फैला हुआ है। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुआ, इसके भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले परिणाम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। परिणाम क्या हुआ, पवना विद्रोह एक शांति प्रकृति का आंदोलन था। सबसे ध्यान देंगे आप लोग, कैसा था, शांति, इसकी जो 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 नेचर था उसका कैसा था, शांति प्रकृति का था। ठीक है, शांति प्रकृति का था, ये नेचर कैसा है इसका, शांत प्रकृति का। और इसका आंदोलन सरकार के विरुद्ध नहीं था, ध्यान देंगे, सरकार विरुद्ध नहीं था, सरकार विरुद्ध नहीं, सरकार विरुद्ध नहीं। ठीक है, इसलिए पवना आंदोलन को अत्यंत अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है, पवना, ये खास बात है यहाँ पे, इसको क्या है, खास बात में बीएमआई में लिखेंगे, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसा पहला आंदोलन था अभी तक का जिसने, जिसका जो है अंग्रेजों को भी साथ मिला हुआ था। हाँ, अंग्रेजी सरकार ने भी इसका साथ दिया था, इसका समर्थन किया हुआ था। तो ये पहला, आपसे पूछा जा सकता है, पहला आंदोलन कौन सा था, मतलब ये सरकार ने साथ दिया, सरकार ने साथ दिया, पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पहला ऐसा आंदोलन था जिसका समर्थन अंग्रेजी सरकार द्वारा भी किया गया है। आपको दे दिया जाएगा, पवना, संथाल, रामोसिस, आयकों का विद्रोह, या कोई और भी दे देगा विद्रोह आपको। तो आपको क्या लगला, टिक मारना है उसमें, इसको सरकार का भी साथ मिला हुआ था। ठीक है, 1873 बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने किसान संगठनों को उचित ठहराया। तो आप ध्यान देंगे कि जब ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमआई के तौर पर इसको लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर। क्या बोलेगा यहाँ पे कि जब पवना विद्रोह हुआ तो उस टाइम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन, कैंपेबल था। ठीक है, कैंपेबल था। पवना विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के किसान शामिल थे। यहाँ पे ये भी विशेषता हम लिखेंगे, क्या विशेषता, परिणाम के तौर पर, परिणाम के तौर पर क्या लिखेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे यहाँ पे। ठीक है, हिंदू एवं मुस्लिम दोनों इसमें शामिल थे, मुस्लिम इसमें क्या थे, दोनों ही शामिल थे, दोनों वर्ग के किसान शामिल थे। आंदोलन के नेता भी दोनों समुदाय के लोग थे, तो ईशान चंद्र थे, शंभू पाल और खुदी मल्ला। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे ना आप लोग, इसमें दोनों जो हिंदू और मुस्लिम, दोनों तरफ के नेता भी शामिल थे, दोनों धर्म के नेता भी इसमें शामिल थे। ईशान चंद्र, शंभू पाल और खुदी मल्ला, ये भी इसकी विशेषता के तौर पे हम लोग लेंगे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 का बंगाल काश्तकारी कानून पारित हुआ, जिसमें किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तो इसका परिणाम ध्यान रखेंगे, क्या परिणाम होगा इसका, थोड़ा सा मैं इसको कुछ हटा देता हूँ चीजें, ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1885 में इसका बंगाल काश्तकारी, बंगाल
काश्तकारी, ये जो है यहाँ पे एक कानून बनाया गया जिससे आप देखेंगे किसानों को थोड़ी राहत भी प्रदान की गई। ठीक है, तो ये इसका परिणाम था। कब पारित हुआ है? 1885 में, 1885 में। ठीक है, 1985 में। अब बात करते हैं हम लोग मोपला विद्रोह की, फटाफट देख लेंगे मोपला विद्रोह कैसे शुरुआत हुई, कहाँ पे हुआ। ये मोपला विद्रोह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। कैसा है? बीएमआई, ये जो है आपको बीएमआई में लिखेंगे इसको हम लोग, एंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, एंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखेंगे इसको। सबसे पहला बात देखो, मद्रास प्रेसिडेंट हुआ कहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान देंगे। ये हुआ कहाँ पे, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, दूसरी बात है कि ये कब हुआ है और इसके परिणाम क्या हुए, बस वही चीज देखनी है हमको। हाँ, इसका लीडरशिप कौन कर रहा था। चलो, मद्रास प्रेसिडेंसी के मालावर में मोपला का विद्रोह हुआ, जिसे मालावर विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कहाँ हुआ है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ है? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। इसके बाद में मालावर एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था। ये ध्यान देंगे आप लोग, क्या था ये जो मालावर है, जो माला बंगाल प्रेसिडेंसी का जो मालावर कैसा है? मुस्लिम बहुसंख्यक है, यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक। ओके, और ये मुसलमान मोपला के नाम से जाने जाते थे। तो ध्यान देंगे आप लोग, ये जो मुसलमान है, जो मुस्लिम समुदाय है, इसी को क्या बोला गया है? मोपला बोला गया है, मोपला बोला गया है। ठीक है, इन्हीं को क्या है? मोपला बोला गया। मोपला ज्यादातर कृषक और मजदूर वर्ग के थे जो चाय और कॉफी बागानों में काम करते थे। तो ये क्या है? चाय का धंधा करते थे, चाय बागान में काम करते थे। और कहाँ पे करते थे? कॉफी के बागानों में क्या करते थे? ये काम करते थे। ओके, नेक्स्ट देखो, कारण क्या है? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इतने में, कारण क्या, फटाफट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कारण। तो सबसे पहले, मोपला विदेशी शासन, हिंदू जमींदार और साहूकारों से पीड़ित थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ध्यान लेंगे, सरकार भी यहाँ पे इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी थी, और हिंदू भी, ये खास बात है, ये हिंदू यहाँ पे भी इनके भी खिलाफ है। जमींदार, हिंदू जमींदार थे, हिंदू जमींदार थे, तो उनके खिलाफ आंदोलन हुआ है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि किसके खिलाफ हुआ है। तो ये सरकार विरुद्ध था ही, लेकिन ये सबसे पहली बात, जो बड़ी बात है, हिंदू जमींदारों के खिलाफ और साहूकारों से ये पीड़ित थे, तो इनके विरुद्ध जो है ये क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है। यहाँ पे देखो, 19वीं और 20वीं शताब्दी में मोपलाओं ने बार बार विरोध किया और आक्रोश भी प्रकट किया, लेकिन ऐसी कोई कान पे उनके जू नहीं रेंगी। और इसके बाद में आप देखेंगे 1857 के पूर्व मोपलाओं ने करीब करीब ऐसे ही 22 आंदोलन किए। ये आप डेट देख लेंगे, 1885 से 82, 1896, और जो लास्ट में हुआ जिसको हम ज्यादा याद करते हैं वो कब है? 1921 में। ठीक है, कब इसका हुआ है? 1921 में इसका जो है ये यहाँ पे मोपला विद्रोह होता है। तो खास बात क्या है यहाँ पे? ये हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। अगर आपसे पूछे, कभी वनडे एग्जाम में पूछे, ये यूपीएससी भी पूछ सकता है, उस स्तर का है ये काम, उस स्तर का काम है कि यूपीएससी की भी यहाँ पे नजर जाए। नेक्स्ट, 1870 में सरकार ने मालावर में मोगला द्वारा बार बार विरोध की विवेचना करने के लिए एक समिति का भी यहाँ पे गठन किया हुआ, उसका निर्माण किया। और इस समिति में इस समिति के रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई कि इन विरोधों का कारण किसानों को जमीन से बेदखल किया जाना, लगान में मनमाने ढंग से वृद्धि करना आदि कारण है यहाँ पे। तो ये कहा गया कि आपने लगान बढ़ाई हुई थी, आपने जमीन से उनको बेदखल कर दिया हुआ था, मनमाने ढंग से लगान बढ़ाई हुई थी, तो इसी वजह से जो है ये विद्रोह हुआ है। और काफी बड़ा विद्रोह था, काफी भयावह विद्रोह था। प्रकृति देख लो, इसका नेचर किस तरह का है। मोपला के किसानों का आंदोलन हिंसात्मक था, सबसे पहली बात यहाँ पे, अहिंसा वाली कोई यहाँ पे बात नहीं, हिंसात्मक था। दूसरा, मोपलाओं ने जमींदारों के घर और पर धावा बोल दिया था, धन लूट लिए थे, हत्या की थी, और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया था, उनकी संपत्ति लूटी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हिंसात्मक था। वो ये सब नहीं पूछेगा कि भाई क्या 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 कैसे क्या हुआ, लेकिन ये है कि हिंसात्मक था, अहिंसात्मक आंदोलन ये नहीं था। ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था।
सरकार ने अपनी तरफ से मोपला विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए बल का भी प्रयोग किया हुआ था। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी विद्रोह हो रहा है तो ये कॉमन सी बात है, बल का प्रयोग ही किया जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ नहीं है हमारे पास में, काम की चीज़ यही है। मोपलाओं को अपने आंदोलन में कुछ बड़े किसानों का भी सहयोग मिला हुआ था। ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है, हमेशा जो है बड़े किसान को ही यहाँ आप देखेंगे सहयोग मिलता है। जो मोपला विद्रोह 1921 में वो बहुत ही व्यापक था और इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने सेना की मदद लेनी पड़ी थी। तो ये पहले से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि हाँ, इसका दमन का सहारा लिया जाए। तो ये इसकी प्रकृति अगर आपसे पूछेगा कभी कि जो मोपला विद्रोह हुआ है वो अहिंसात्मक था या हिंसात्मक था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसा था, ये हिंसात्मक था। ओके, चलो अब हम लोग अलीगढ़ आंदोलन पढ़ेंगे। कुछ लोग जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम इस हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कर रहे हैं और इसको समराइज फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसके नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं बताऊंगा जैसे कि अलग में लिखता हूँ तो क्या है, आप उसको समराइज फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, आप उसको अलग भी लिख सकते हैं। जो मैं बात करता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ तो आप भी वहाँ पे लिख सकते हैं मेरा वीडियो देख के। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि हमारे यहाँ पे अभी एक नया ही एक लॉन्च हुआ है जो पीटी देना चाहते हैं 2021 के लिए। और जो थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि पीटी होता कैसा है, तो वो लोग भी क्या है, बाइलिंगुअल बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं 2021 के लिए। और बहुत ही अच्छा 500 घंटे उसमें दिए गए हैं। 500 घंटे में आपको पूरी जो है ये क्या है 2021 पीटी की तैयारी कराई जाएगी, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी क्लासेस रहेंगी, मेरा कोड आप यह ध्यान रखेंगे, मेरा कोड जो है वो ध्यान रखेंगे। AMR10 मेरा कोड है, तो आप उसको क्या है यूज कर सकते हैं। AMR AMR10 ये मेरा कोड है। तो प्लीज़ अगर आपको लगे कि हमें क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, तो आप लोग इस कोड को यूज करेंगे। AMR10 सब्सक्राइब करेंगे, इस कोड को यूज करते हुए 10% की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अमित ऑन अन अकेडमी बिल्कुल एक साथ मिला हुआ है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हम बाद में भी बता देंगे आपको, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलो बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे अलीगढ़ आंदोलन की। इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, खास खास चीज़ें हैं, तो हम लोग उसको देख लेंगे, फिर हम क्या है नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसके जनक कौन है, ये किस तरह का आंदोलन था, किस तरह से इसने अपना प्रभाव छोड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो सर सैयद अहमद खां के जो कुछ अगर उन्होंने किसी संगठन का किसी कोई संगठन का गठन किया है, कोई संगठन बनाया हुआ, कोई संस्था बनाई हुई है, किससे वो संबंध रखते थे, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन आएगा। उनकी कोई पुस्तक है, कोई किताब है, कोई बुक है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। बाकी अलीगढ़ आंदोलन से तो बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के जनक जो है वो सर सैयद अहमद खां थे। तो सर सैयद अहमद खां, पहले आप देखेंगे कि सुन लो इनके बारे में थोड़ी सी कहानी कि ये एक तो अंग्रेजी सरकार में ऑफिसर रैंक पे रहते हैं और उनके काफ़ी वफादार एक कह सकते हैं कि ऑफिसर के तौर पे कार्य करते हैं। शुरू में तो ये भारतीय आंदोलन जितने भी हुए उनका समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में जो है ये जो है मना कर देते हैं। बाद में क्या है, ये कांग्रेस की भी सॉरी बाद में जितने भी आंदोलन हुए भारत में तो उसकी आलोचना भी करते हैं। और फिर इनका जो जो व्यू है वो कैसा, बिल्कुल जो व्यू है वो कैसा मुस्लिम केंद्रित हो जाता है। तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी कहा भी जाता है कि शायद उनकी कुछ डिस्टरबेंस उनको हुआ था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हुआ था। तो यहाँ पे वो बाकी उनकी बातें। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ से। हाँ, तो ये अलीगढ़ आंदोलन के जनक जो है वो सर सैयद अहमद खां थे और यह आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में शुरू हुआ। समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर अधिक जोर यहाँ पे दिया गया। तो ये आंदोलन जो है शुरू इस वजह से हुआ था कि जो मुस्लिम समाज है उसका सुधार करना, उनको आधुनिक शिक्षा देना, वैज्ञानिक और अ, तकनीकी विकास पर जोर देना कि उनको हर तरह से क्या है हम पूरी तरह से मजबूत करते हैं।
तो यहाँ पे हर तरह से मजबूती प्रदान करने के मुस्लिम समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का यहाँ पे शुरुआत होती है। 1857 के विद्रोह में सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रति जो है वो वफादार रहे थे, लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो सर सैयद अहमद खां जो है वो क्या है, वो जितने भी हमारे यहाँ आंदोलन हुए हैं या आप कह सकते हैं समाज सुधार के लिए, ओवरऑल समाज सुधार, कोई मुस्लिम समाज कोई नहीं, ओवरऑल समाज सुधार के लिए अंग्रेजों से बहस ये करते रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी सरकार की सेवा उन्होंने 1837 में जैसे स्वीकार की, तुरंत इनके जो है वो तेवर बदलने लग गए, उनके तेवर बदलने लग गए और कंपनी सरकार के प्रति वफादार रहने के उपलब्धि में उनको सर की उपाधि भी दी गई थी। एक तरह से इनको टाइटल दिया गया था, इसी वजह से इनको सर लगाया जाता ऊपर जैसे। सर सैयद अहमद राष्ट्रवादी थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के पहले समर्थक थे और हिंदू और मुस्लिम को भारत माता की दो भारत माता की आंखों के दो तारे मानते थे और एक दूसरे के विरोध को भी विनाश का परिचायक मानते थे। तो ये बातें 1837 के पहले की हैं। जब 1837 में इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे ही ज्वाइन किया हुआ है तब इन्होंने जो है हिंदुओं का विरोध करना स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे और ये कहा जाता है कि वो हिंदू और मुस्लिम को भारत माता की आंखों के दो तारे मानते थे। तो आपसे ये यहाँ से पूछने की अपेक्षा कर सकता है, जानने की अपेक्षा आपसे कर सकता है क्या, वनडे एग्जाम में भी और यूपीएससी में भी या पीसीएस में भी क्या बोलेगा, हिंदू मुस्लिम को भारत माता की आंखों के दो तारे वो कौन से हैं जिन्होंने ये ऐसा कहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सर सैयद अहमद खां ऐसा मानते थे, ऐसा मानते थे। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन की जो नींव है उसको देख लो फटाफट, हम लोग फिर इसके बाद में बात करते हैं। 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल एक स्कूल की शुरुआत होती है, एक स्कूल शुरू की इसमें शुरुआत होती है जो कि बाद में 1875 में यह मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। तो 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल शुरू किया गया था जो मुस्लिम समाज को वैज्ञानिक शिक्षा, वहाँ पे अच्छी शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन बाद में आप देखेंगे ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। ठीक है, तो ये कैसे इसकी शुरुआत हुई है वो हम लोग देख रहे हैं। बाद में इसी कॉलेज को, बाद में आप देखेंगे इसी कॉलेज को 1920 में वर्तमान मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएमयू, एएमयू, ये कब बना हुआ है 1920 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये बना जाके। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1875 में एक क्या है, एक स्कूल के तौर पर इसको शुरू किया गया था। बाद में आप देखेंगे 1877 में ये क्या बन गया, MAOC, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना जाके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे हुआ था, कैसे अलीगढ़ मुस्लिम जो है रूप ले लेता है जाके। ठीक है, मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार ये करना इनका उद्देश्य था। कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खां ने 1886 में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन नामक एक संस्था का स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये अब आपको बीएमआई में रखना है, ये क्या है आपको बीएमआई में रखना है। क्या क्या रखना है मैं बता देता हूँ आपको, क्या क्या आपको बीएमआई में रखना है। ये यहाँ पे ठीक है, 1886 में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन का गठन किया गया। तो ध्यान रखें किससे ये रिलेटेड है, रिलेटेड किससे, तो ये मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन इससे रिलेट करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, मुस्लिम को कांग्रेस से अलग रखना। बस ये इनका उद्देश्य था कि मुस्लिम जितने भी हैं उनको कांग्रेस से अलग रखना। नेक्स्ट क्या, बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सहयोग से सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। ये भी क्या इससे रिलेटेड है, जितने भी रिलेटेड वो कैसे रहेंगे, बीएमआई, ध्यान देंगे आप लोग, ये क्या है
यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इसको भी ये क्या है, इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, बीएमआई, ठीक है, बीएमआई है। और इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, बीएमआई, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा, सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन से भी ये संबंध रखते थे, और मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन से भी ये क्या है, संबंध रखते थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, 1893 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा परिषद की भी स्थापना की गई। तो ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी स्थापना की गई, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा परिषद की भी स्थापना। तो इससे भी वो क्या करते थे, रिलेटेड थे, ठीक है, रिलेटेड थे, ओके। इस परिषद का लक्ष्य क्या था, मुस्लिम सरकार के प्रति जो है वफादार रखना मुस्लिमों को। इनका लक्ष्य था कि मुसलमानों को सरकार के प्रति वफादार रखना, और ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना, और अंग्रेजों के सहयोग से मुसलमानों के लिए अधिकार प्राप्त करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें उद्देश्य पूछा जा सकता है। वैसे आपको यहाँ पे एमआई में रखना पड़ेगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना पड़ेगा कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सुरक्षा परिषद की स्थापना किन कारणों, किन किन उद्देश्यों के लिए की गई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे 2-3 उद्देश्य हैं, तो ये यहाँ पे देख सकते हो। पहला ये क्या है, लक्ष्य, सॉरी लक्ष्य यहाँ पे, ठीक है, लक्ष्य भी उद्देश्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों को सरकार के प्रति वफादार रखना, नंबर 1 दे देगा। नंबर 2 देगा कि ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना। नंबर 3, अंग्रेजों के सहयोग से मुसलमानों के लिए अधिकार प्राप्त करना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो है आपको ध्यान रखना, ये क्या है, ये बीएमआई में रहेगा, क्या, बीएमआई में, जिससे संबंध रखते हैं। अलीगढ़ मुसलमानों को का गढ़ बन गया था। मुसलमानों को सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाने वालों में बैंक, मॉरिसन और आर्चीबाल्ड जैसे अंग्रेज प्रचारकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो सांप्रदायिकता, मुसलमानों को जो सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, वो आप देखेंगे। और ये जो है कहाँ से जुड़े हुए थे, ये सारे जो है आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, ठीक है। कौन कौन, बैंक, मॉरिसन और आर्चीबाल्ड, ये इसका पाठ पढ़ा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हो। अलीगढ़ आंदोलन में भारत में सांप्रदायिकता को विकसित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अलीगढ़ जो आंदोलन था उसने भारत में सांप्रदायिकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं हो सकती। हमने देखा हुआ आंदोलन किस तरह से चला हुआ था, किस तरह से चला हुआ है, किस तरह से ये, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा आंदोलन। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, हम लोग स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे स्पेक्ट्रम में नहीं दिए हुए हैं। मुझे लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन है, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। और अगर आपको लगे, जो भी नए लोग हैं, इसको लाइक करेंगे, खूब लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं ये नहीं कर बोलूंगा कि भाई आपको पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको लाइक करना है, इसको इसको लाइक करिए। मैं, इससे होता क्या है, जब आप डिसलाइक करते हैं तो चीज़ें होती क्या, बेहतर नहीं हो पाती। सामने वाला क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका जो आप कह सकते हैं कि जो इस तरह से नहीं, मोटिवेट होने का जो हिसाब होता है वो कैसा होता है, मोटिवेट हो जाता है इंसान। तो फिर आगे क्या है, सुधार की संभावना कम होने लगती है। अभी क्या है, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे तो क्या है, हमें भी अच्छा लगेगा, हम और भी आपको एफर्ट लेके करेंगे, और इसके बाद में जो भी नई नई चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। थोड़ा सा होता है ना ऐसा कि आप अगर नहीं अच्छा है तब भी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लाइक करते रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं भाई अच्छा नहीं है। हाँ, मैं अपना पूरा मेहनत करके इसको पूरा एकदम समराइज करके आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलो कोड याद रखेंगे, अगर जिसको सब्सक्राइब करना अनअकैडमी पे AMR10, ये प्लीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पब्लिक एड भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी यही कोड जो है, लोक प्रशासन, हाँ, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसको भी मैं करा रहा हूँ, तो उसके लिए भी यही कोड है। आपको 10% छूट मिल जाएगी यहाँ पे, हाँ, तो आप लोग कर सकते हैं। तो 1857 ईस्वी के बाद मुंडाओं ने सरदार आंदोलन चलाया, जो एक, हाँ,
शांति प्रकृति का आंदोलन था। ठीक है, एक सरदार आंदोलन चलाया हुआ था जो कि एक शांति प्रकृति था। और यहाँ पे अभी पूछा गया है, मुंडा जो है, मुंडा आंदोलन से एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी। शांति प्रकृति था तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा आंदोलन था ये बहुत ही शांत प्रकृति का था। लेकिन बाद में इसमें हुआ क्या, एक बार देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहला आपका विशेषता, फिर वही अपनी चीज यहाँ पे कैसे लिखना है। शांति प्रकृति आंदोलन कैसा था, शांति प्रकृति का था। दूसरा है, स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। भाई, इन पे अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कैसा रहा आंदोलन, शांति प्रकृति का बना रहा। लेकिन इन पे कोई असर नहीं हुआ। जो महाजन थे, जो 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 जिनके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंदोलन क्या है, उग्र और हिंसक हो गया। बाद में आप देखेंगे कि यह उग्र और उग्र और हिंसक भी हो गया। तो आपसे यही सीधे पूछा जा सकता है, यहीं से पूछा जा सकता है आपसे सेंटेंस के तौर पर कि बिरसा जो मुंडा आंदोलन था वो पहले शांत प्रकृति का था, लेकिन बाद में कैसा है, ये उग्र आंदोलन हो गया। कैसा, हिंसक आंदोलन हो गया। इसने रूप कैसा धारण कर लिया, हिंसक और उग्र रूप इसने धारण कर लिया। ठीक है, ये आप सही, ये मतलब ये सही है। अगर सेंटेंस इस तरह का आपके पास में आता है तो मतलब ये सही है। और आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखता था। ठीक है, तो ये सारे पहलुओं को समेटे हुए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक उद्देश्य था, दिकू जमींदारों, गैर आदिवासी जमींदारों द्वारा हथियाए गए, हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्ति भूमि को वापसी। तो ये बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बीएमआई में लिखेंगे। इसको क्या है, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक इसका उद्देश्य था कि दिकू जमींदार मतलब जो गैर आदिवासी हैं, उनके द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी। ठीक है, कर मुक्त भूमि की वापसी। तो जो जमीन हथियाई गई थी, हाँ, जमींदारों द्वारा, दिक्कू जमीन, दिक्कू मतलब होता था कि कोई बाहर का जो हम में से ना हो। ठीक है, दिक्कू मतलब होता था जो हम में से ना हो, अर्थात वो जमींदार भी हो सकते थे जो इस इलाके में नहीं रह रहे हों, जो उस जनजाति से रिलेशन नहीं रखते हों। वो कैसे रहेंगे, वो सारे दिक्कू होंगे। मतलब जो मुंडा समुदाय से, जो समाज से बाहर होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, दिक्कू हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कू जमींदार मतलब गैर आदिवासी जमींदार। उन्होंने बोला उद्देश्य उनका यही था कि उनको वापस किया जाए। दूसरा तो ये जमींदार, यहाँ पे दिक्कू भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान देंगे। दिक्कू शब्द भी आपको पूछा जा सकता है कि किसको परिभाषित कर रहा है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा है, सभी ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई मिशनों को अपने क्षेत्र से बाहर यहाँ पे निकालना। इनका उद्देश्य क्या था, एक और उद्देश्य था कि जितने भी, बहुत काम का नहीं है, एक बार देख लो, बहुत काम का नहीं है। ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई मिशनरियों को क्या है, वो अपने क्षेत्र से बाहर करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखो, सभी ब्रिटिश अधिकारियों, ये तो वही है, बाहर निकालना। परिणाम क्या हुआ ये भी देखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा परिणाम देख लेंगे जो कि बीएमआई में हम लोग लिखेंगे। बीएमआई भयंकर भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिणाम क्या हो सकते हैं, आदिवासियों के इस आंदोलन से तत्काल लाभ प्राप्त हुआ, अ, तत्काल लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग कि कोई तत्काल लाभ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सरकार को उसकी गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि शुरुआत में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसकी वजह से इनकी स्थिति को जो है बहुत फायदा पहुंचा हो, इनकी स्थिति अच्छी हुई हो। लाभ तो नहीं हुआ, परंतु सरकार को उनकी गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और बाद में आप देखेंगे आदिवासियों की जमीन का सर्वे करवाया गया। ये पहला ऐसा मौका था, सर्वे नहीं होता था पहले, पहले सर्वे नहीं होता था। ओके, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ। इनका सर्वे करवाया गया इनकी जमीन का, और इसके बाद में इसका क्या परिणाम हुआ कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है वो पारित हुआ। यहाँ पे मुंडाओं को जमीन संबंधित कई अधिकार मिले,
बेकारी से उन्हें मुक्ति मिली। मुंडा समुदाय आज भी बिरसा को अपना भगवान मानता है। ठीक है, भगवान मानता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अगर परिणाम से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछा जा सकता है कि क्या परिणाम हुआ था। हाँ, तो आपको ऐसे दे देगा ए बी सी और डी में, इसमें कुछ दे देगा कोटेशन, कुछ इसमें दे देगा, किसी में सही दे देगा। क्या दे देगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था जहां पे इनको अधिकार मिले हुए थे कुछ। ये आपसे पूछा जा सकता है। देवबंद स्कूल, हम लोग इसको भी बात कर लेते हैं, कब शुरुआत हुई और क्या इसके कारण थे। 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने सहारनपुर के पास देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना की हुई थी। ठीक है, दारुल उलूम, दारुल उलूम की स्थापना की हुई थी। कहाँ पे किया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग, सहारनपुर में इसकी स्थापना की गई। यह आंदोलन हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और विदेशी शासकों के विरुद्ध नारा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। ठीक है, हदीस किसको बोलते हैं ना, हदीस की शुद्ध शिक्षा, वही मतलब कि इस्लामिक जो शिक्षा थी, जो शरीयत के आधार पर कानून चलता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हदीस। यहाँ पे यह आंदोलन हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करने और विदेशी शासनों के विरुद्ध नारा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ। देवबंद स्कूल की विचारधारा से मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी और शिबली नुमानी जैसे लोग प्रभावित थे। तो नाम याद रखेंगे इनके, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, आई में लिखेंगे, इसको हम लोग आई में लिखेंगे, अर्थात इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इससे, इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे शिबली नुमानी, यहाँ पे ये तीन नाम ध्यान रखें। कांग्रेस की स्थापना का इसने स्वागत किया हुआ था और सैयद अहमद खां की संस्थाओं के विरुद्ध फतवा भी जारी किया हुआ था। तो कैसा था ये जो देवबंद है, जो देव आपसे पूछा जा सकता है, देवबंद आंदोलन सैयद अहमद खां की संस्थाओं या अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के खिलाफ था या आप कह सकते हैं इनके विरुद्ध था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं इस तरह से कि क्या देवबंद जो आंदोलन है वो अलीगढ़ आंदोलन के, अलीगढ़ आंदोलन के क्या है, खिलाफ था। अलीगढ़ आंदोलन के ये कैसा है, खिलाफ था, या इसके आप कह सकते हैं क्या, ये विरुद्ध था। ठीक है, और ये फतवा भी उसके खिलाफ जारी कर। शिबली नुमानी ने वर्ष 1894 से 96 में लखनऊ में नदवतुल उलूम मदरसे की स्थापना की हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दे लेना, अगर कभी पूछे कि ये मदरसा दे दे और नाम दे देगा तो आप ध्यान रखेंगे, नाम और मदरसा और डेट भी ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, अगर पूछा जा सकता तो ये सारे हमने विद्रोह कर लिए हैं, जितने भी विद्रोह हुए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा ये रहेगा आपके लिए सेशन, पुनर्जागरण एवं धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन की हम लोग बात करेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि है, आज चेतना का विकास कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, और विकास कैसे होता है और इसका प्रसार कैसे होता है। सामाजिक आधार हम लोग देख लेंगे, बौद्धिक आधार देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे फटाफट। और सामाजिक सुधार क्या हुए, बौद्धिक यहाँ पे आधार क्या है, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास क्या किए गए। यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया हुआ है कि स्त्री की जो स्त्रियां थी उनकी पहले की स्थिति कैसी थी और अब की स्थिति जो है, इस समय जब आधुनिक भारत में रह रहे हैं तो अब की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है। तो दोनों को मिला जुला के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। तो हम लोग देख लेंगे कि ये किस तरह से ये हुआ है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। चेतना की उत्पत्ति व प्रचार या फिर प्रसार, और बाद में जो ये मोस्ट पीटी फोकस रहेगा, ये पूरा का पूरा ये बहुत ही बीएमआई में लिखेंगे। बीएमआई का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, बीएमआई का स्क्वायर भी आप कर सकते हो। कहाँ से, ये वाले, ये किसके लिए, पीटी के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन एवं उनके नेता, उनके लीडर के बारे में बात होगी। और यहाँ से आपसे, कहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपसे मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पीटी में रहेगा, ये
पीटी फोकस आपका रहेगा। और ये जो है यहाँ से कुछ थोड़ी जानकारी आपको लेनी है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे किसी में वो पूछेगा नहीं आपसे। हाँ, यहाँ पे आपको बस जानकारी होनी चाहिए। क्या है? जानकारी होनी चाहिए। जानकारी आप, चलो, अब देख लेते हैं फटाफट कुछ। चेतना की उत्पत्ति कैसे हुई है और प्रसार कैसे हुआ, ठीक है। तो दो बातें मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो तर्कवाद का सिद्धांत है, तर्क के आधार पर क्या है, आप बातें करना, रिसर्च करना और चीजों को सही साबित करना, यही जो है आपके लिए पुनर्जागरण कहा जाएगा, ठीक है। कोई नया ज्ञान, कोई नई उत्पत्ति, नई रिसर्च, और वो कैसे? तर्क के आधार पर। और उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, वही आपके लिए क्या होगा? पुनर्जागरण होगा। अर्थात जो पुरातनवादी, जो पुरातनवादी विचार हैं, जो पुराने विचार हैं, उनको छोड़ के एक नई नव ज्ञान और तर्कवाद या विज्ञानवाद के आधार पर जो भी चीजें हुई हैं, जो परिवर्तन हुए हैं समाज में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पुनर्जागरण बोलेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे भाई पुनर्जागरण क्या है, ये चीजें बता सकते हैं आप, ठीक है। कि एक दौर आया, उस टाइम पे तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद और नव ज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए, सॉरी, जो सामाजिक एवं धार्मिक कार्य किए गए, हाँ, जो परिवर्तन हुए, इस आधार पर, किस आधार पर? तर्कवाद और विज्ञानवाद के आधार पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो परिवर्तन हुए, हाँ, जो परिवर्तन की एक प्रक्रिया चली, उसको क्या हम बोलते हैं? पुनर्जागरण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद हो गया कि तर्कवाद, विज्ञानवाद, नव ज्ञान के आधार पर जो सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य किया गया और एक परिवर्तन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कब हुआ है, कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है? तो साफ साफ शब्दों में कहूंगा मैं कि इसकी उत्पत्ति जो है वह यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली, जिसके फलस्वरूप जो है वो जागृति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तर्कवाद और अन्वेषण की भावना ने यूरोप समाज को प्रगति प्रदान कर दी, और इस प्रगति से भारत भी अछूता नहीं रहा, ठीक है। भारत भी क्या है? अछूता नहीं रहा। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानवतावाद से प्रभावित हुआ। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। हाँ, मतलब बिना प्रभावित हुए नहीं रह सका, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पाश्चात्य ये, अच्छा सुनो, बहुत बोर नहीं होना भाई। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी जो आपको निरंतरता बनाने के लिए बस मैं बताऊंगा, थोड़ी कान में आपकी चली जाए, थोड़ी सी कुसकुसाहट करती रहे कि हाँ ये चीजें वहां पे हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप निबंध में कहीं पे यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें। कोई ऐसे अगर आपके पास में आता है तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। बाकी आपको निरंतरता निरंतरता बनाए रखने के लिए, सब्जेक्ट की जो है, जो विषय की निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर धार्मिक और सामाजिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया। तर्कवाद व नवचेतना के इस आधार पर परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो पुनर्जागरण किस तरह से स्टार्ट हुआ है आपने देखा हो। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातनवादी मान्यताओं एवं विश्वासों पर प्रहार किए गए, कुरीतियों को परित्याग किया गया। तो होता था ना पहले, सती प्रथा है, बाल विवाह था, इसके बाद में विधवा पुनर्विवाह की मनाही थी वहां पे, तमाम सारी ऐसी कुरीतियां थी। उनको लगता था कि अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये अंधविश्वास के तौर पर देखा जाता था कि ऐसा खराब चीजें हो जाएंगी, समाज पे बुरा असर पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब नव चेतना आई, नव ज्ञान आया, विज्ञान, तर्कवाद, ये सारा विकास हुआ, तो इन सब चीजों का कोई भी मोल या मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो पुनर्जागरण की प्रक्रिया में पुरातनवादी मान्यताओं और विश्वासों पर क्या प्रहार किए गए और कुरीतियों का परित्याग किया गया। नव ज्ञान एवं नई मान्यताओं को अपनाने पर यहाँ पे बल दिया जाता है, ठीक है, बल दिया जाता है। चलो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। कुछ चीजें और देख लेते हैं फटाफट। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। हाँ, हिंदू समाज बुराई और बर्बरता एवं अंधविश्वास से ओत-पोत था। ये सारी चीजें मैं सामान्य चीजें हैं, आपको बस बता रहा हूँ, जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत इसमें कोई
खास बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज किस तरह का था। कर्मकांड होते थे, अंधविश्वास था, सामाजिक कुरीतियाँ जो है वो समाज को जकड़े हुई थी। पुरोहित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे। जो क्या है, पूजा पाठ करवाते थे। आप ये कह सकते थे पूजा पाठ कर सकते थे ब्राह्मण। ठीक है। कर्म कांडों और निरर्थक धार्मिक तत्वों की सहायता से वर्चस्व की स्थापना थी। उनका मत डराते थे। आज भी नहीं, आप देखेंगे कई ऐसे अभी भी पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं, तो वो बाबा आते हैं, कर्मकांड करते हैं और डराते धमकाते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने 101 रुपए ही नहीं चढ़ाए तो आपका क्या है, तो आपका ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देखेंगे, कर्म कांड और निरर्थक धार्मिक तत्वों की सहायता से वो अपना वर्चस्व हासिल करना। तो उन्होंने ऐसा वेश बनाया हुआ था कि भाई लोगों को डराएंगे तो वो डर जाएंगे, उससे क्या है उनको अच्छा लगता था और अपना समाज पर वर्चस्व जो है वो बनाए रखे हुए थे। तो इसी के आधार पर जन सामान्य के मन और मस्तिष्क पर अपना प्रभाव स्थापित करना और भारतीय सामाजिक व्यवस्था को का दयनीय होना। तो ये सारी चीजें आपको एक ऑर्डर में मिल जाएंगी। क्या क्या हुआ है यहाँ पे, कुरीतियां हुई हैं, फिर अंधविश्वास, फिर एक क्या है, समाज में पुरोहित ने अपना यहाँ पे आप देखेंगे नया एक तरह से एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। अ, लोगों को डरा धमका के अपना वर्चस्व बनाता है और क्या है, मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। और इसके बाद देखेंगे जैसे ये सब हो जाता है तो ये भारतीय समाज की यहाँ पे आपको दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। समाज में सबसे निम्न वर्ग जो है वो स्त्रियों का होना, यहाँ पे इसकी वजह से क्या है, स्त्रियों और शूद्रों पर बहुत ज्यादा ऐसे अत्याचार किए गए थे। ठीक है। समाज में आप देखेंगे स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था। समाज में सबसे निम्न वर्ग स्त्रियों का होना, लड़की का जन्म अपशकुन क्या मानते थे। आज भी आप देखेंगे समाज में लड़की को जो है, अपशकुन की तरह देखा जाता है कि हमारे यहाँ लड़की पैदा हो, बड़ा शर्मा के बोलते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो है राष्ट्र निर्माण में लगी हुई हैं। कोई भी कमी नहीं है, सारी चीजें कर रही हैं। जो आप पहले अवधारणा थी कि लड़का ही कर सकता, आज सारी अवधारणाएं जो है वो अब पीछे छूट गई हैं और क्या है, महिलाएं आगे निकल गई हैं। तो सारी जो अवधारणाएं मन में बनी हुई थी, जो पहले से विचार बने हुए थे, उन सबको कुचलती हुई महिलाएं वो आगे निकल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उस टाइम पे लड़की का जन्म जो है वो अपशगुन माना जाता था। उसका विवाह बोझ एवं वैधव श्राप समझा जाना। जन्म के पश्चात महिलाओं की हत्या, जो जो छोटी बच्चियों की हत्या, भ्रूण हत्या होती थी यहाँ पे। वैवाहिक जीवन अत्यंत दयनीय एवं संघर्षपूर्ण था। सती प्रथा यहाँ पे आ गया हुआ था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। जाति प्रथा एवं सामाजिक बुराई, वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। जो भी है, अगर जन्म आपने लिया हुआ है, अगर आपने मान लो ऐसे जो निचले समाज है, जो गांव में रहता था, जो शूद्र जिनको बोलते हैं, अगर वैसे समाज में ये पैदा हुए हैं तो उनको क्या है, उनको शूद्र बोला जाता था। तो ऐसे तमाम टैग दिए गए थे, ये सारी चीजें हैं। जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई, वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्मकांडों के आधार पर होता था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था ने राष्ट्रीय एकीकरण और विकास के में बाधा उत्पन्न की हुई थी कि एक साथ एकजुट होके नहीं रह पा रहे थे, ये एक साथ एकजुट होके नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का यहाँ पे उफान आपको देखने को मिलेगा। और भारतीयों एवं भारत की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं ये यहाँ पे प्रभावित हैं, काफी प्रभाव छोड़ देती हैं। पुनर्जागरण प्रक्रिया के उद्भव एवं विकास के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। तो ये इसके बाद में हम देखेंगे कि कई सारे हमारे नेता हुए हैं। राजा राम मोहन राय हुए हैं, या ज्योतिबा फुले जी की मैं बात करूं, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूं, डेरेजियो की मैं बात करूं, तो ये सारे आपको धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता देखने को मिलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास, नई आर्थिक शक्तियों के उदय, शिक्षा के प्रसार, आधुनिक पाश्चात्य मूल्य एवं संस्कृति के प्रभाव एवं विश्व समुदाय के सशक्त करने की सोच ने सुधार के मार्ग यहाँ पे प्रशस्त किए हुए थे। भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रक्रिया का प्रारंभ होना यहाँ पे तो एक शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उपनिवेश शासन की
उपस्थिति का प्रभाव था, लेकिन औपनिवेशिक शासकों ने इसे प्रारंभ बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। जो इसकी स्थिति है वो कैसे हुई है, हाँ, औपनिवेशिक शासन का इस पर प्रभाव काफी रहा था, लेकिन जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो इन्होंने कभी नहीं प्रारंभ की, इन्होंने अंग्रेजों ने नहीं प्रारंभ की, खुद भारतीयों ने ही प्रारंभ की। अच्छा, ये मैं कोई बोर हो रहा होगा तो इसको बोरिंग में मत लेना भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलो, हम लोग यहाँ पे कल बात करेंगे सामाजिक आधार इसका क्या था और बौद्धिक आधार क्या है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे फटाफट। सामाजिक सुधार के कानून कैसे प्रक्रिया स्टार्ट हुई, स्त्रियों की दशा में सुधार यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, फिर हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाएंगे। चलो, ओके। तो ये सारी चीजें थी, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरा कोड है AMR10, ये लिखा हुआ है AMR10। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो उसको 10% की छूट मिलेगी। छोटे से छोटे कोर्स आप कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी है, और 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने, 1 साल के लिए भी है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल हम बहुत सारी चीजें करेंगे, तो हम लोग कल मिलते हैं।